प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज के प्रोग्राम में 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कराची में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। पिछले दिनों जब नस्ला टावर गिराया जा रहा था तो हम बार बार ये सवाल कर रहे थे कि वो सिंध हुकूमत जो इस फैसले की मुखालिफत कर रही है, वो हुकूमत उन इदारों से बासपुर्स क्यों नहीं करती जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी। और यही सवाल आज एक बार फिर खड़ा हुआ है। और सवाल ये है कि वो इदारे कौन से हैं कि जिन्होंने एक नाले के ऊपर 70 से ज़ायद 75 के करीब तामीरात की इजाज़त दी, और उसी का शाखसाना है कि 16 कीमती जानें आज ज़ाया हो गई। और आज सिंध हुकूमत के जो ताल्लुक़ रखने वाले अहम रहनुमा हैं सईद गनी साहब या नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने मजम्मत की, बिलावल साहब ने भी मजम्मत की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिम्मेदार ही अगर मजम्मत करने लगेगा तो एक्शन कौन लेगा? यानी जिन्होंने एक्शन लेना है, चीज़ों को सही करना है, वो मजम्मत से काम चला रहे हैं। तो प्रोग्राम में एक तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, दूसरा बहुत सारी चीज़ें शहजाद अकबर साहब से पूछी जाने वाली हैं, क्योंकि एक चालान आया है FIA का, अदालत में जमा हुआ है, उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और शहजाद अकबर साहब को अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि अब जब हमारी बारी आएगी तो हम आपको भागने नहीं देंगे, ECL में नाम डालेंगे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस केस के हवाले से, ये जो तहकीकात हुई हैं, जो कहानियाँ शहजाद अकबर साहब हमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुना रहे हैं, या जो फैक्ट्स हमारे सामने रख रहे हैं, उन चीज़ों पर आज हम शहजाद अकबर साहब से गुफ्तगू करेंगे। और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ही अहम इजलास OIC वज़ारा ख़ारिजा का शुरू हो रहा है इस्लामाबाद में कल से, जिसमें 400 से ज़ायद मंदूबीन ने अब तक खुद को रजिस्टर कर लिया है। ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या कोई बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्या फ़ैसला कर सकते हैं ममालिक। और सबसे अहम सवाल यह है कि वो OIC ममालिक जो कश्मीर के हवाले से आज तक नहीं बोले, क्योंकि उसमें अमेरिका की मुखालिफत करना पड़ती है, इंडिया की मुखालिफत करना पड़ती है, तो आज अमेरिका की मुखालिफत करके अफगानिस्तान के मामले पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले किरण खान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं कराची से, 92 की नुमाइंदा हैं। बहुत शुक्रिया किरण खान साहबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये तो तय हो गया ना कि ये एक गैर कानूनी तामीरात हैं, 75 के करीब जो तामीरात हैं, लेकिन क्या ये भी पता चल पाए कब से हैं, किसके दौरे हुकूमत में ये बिल्डिंग्स बनी थी, और इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट है या KMC है, वो कहते हैं कि ये उनके डोमेन में नहीं आता, ये साइट लिमिटेड के डोमेन में ये नाला जो है आता है। 50 साल पहले ये जो ज़मीन है वो ली गई थी, जिसकी लीज़ जो कहा जा रहा है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि जब कार्रवाई करने की बात की जाती है तो वो लीज़ शो कर दी जाती है, वो NOC शो कर दी जाती है। ताहम उनका ये भी कहना है कि 1 महीने पहले उन्होंने नोटिस जारी किया था। हर सही काम करने के लिए यहाँ पर इतना टाइम लगता है कि इस किस्म के सानेहात हो जाते हैं। और जिस इत्मीनान से वो ये बातें कर रहे थे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर आके किमाड़ी के, उससे तो लग रहा था कि कार्रवाई करने का कोई उनका मूड है ही नहीं यहाँ पर। ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो ये तकरीबन जो बिल्डिंग बनी हुई थी बैंक की, GR+1 है, इसमें और भी छोटी मोटी दुकानें और ऑफिसेस थे, बैंक था, और उसके ऊपर जो है लोगों की रिहाइश भी थी पहली मंजिल पर। उसके बाद अचानक से इतना बड़ा एक धमाका होता है, जो इब्तिदाई तौर पर कहा जा रहा है जो गैस भरी है नाले के अंदर, उसकी वजह से धमाका हुआ कि पूरा नाला जो है वो बैठ गया है। 1 महीना पहले नोटिस दिया गया था, ये नोटिस गालिबन दिया गया था इसको खाली करने के लिए ताकि सफाई की जा सके। इसको मुनहदिम करने का नोटिस नहीं दिया गया था, ये नहीं कहा गया था खाली करें, ये गैर कानूनी है, हम इसको मुनहदिम करेंगे, बल्कि कहा गया था, शायद अगर मैं सही कह रहा हूँ तो जरा इसकी तस्दीक कर दीजिएगा, कि आप कुछ देर के लिए खाली कर दें, इसको सफाई करना चाहते हैं, और वो भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। और वो नोटिस भी इसलिए जारी किया गया था कि इलाका मकीनों की जानिब से शिकायत की गई थी कि यहाँ पर गैस लीकेज है, जिसके बाद वो नोटिस जारी किए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद हैं कि कराची के जितने भी नाले हैं उससे तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, लेकिन यहाँ पर तजावुज़ात इस तरह इनकी भरमार है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और जो एक्शन लिए जाते हैं वो इस तरह के नुमाइशी एक्शन होते हैं कि दोबारा से बिल्डिंग्स वैसी तामीर हो जाती हैं।
यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जिस तरह तबाहकारी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, इतना बड़ा ये धमाका था, जितनी अमवात यहाँ पर हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए सही बात कोई है। भी इदारा इस वक्त जो है हमें नजर नहीं आ रहा कि वो जिम्मेदारी ले रहा है। नजर आ रही है कोर्ट के अहकामात पर अमल करना है, गैर कानूनी तामीरात करना है, वो लोग आज आकर यहाँ पर मुजम्मतें कर रहे हैं, न जाने मुजम्मत खुद की कर रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका किरण साहबा। मैं मेरे साथ शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं, मुशीर दाखिला और एहतसाब। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, चालान की 64 सफ़ात का डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है। ये जो चालान है, इसमें जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इसमें और नैब के केस में क्या फर्क है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तकरीबन हर पेशी में ये कहते हैं कि जज साहब ये तो रेप्लिका है नैब के केस का और वही चीजें दोबारा उठाकर डाल दी हैं इन्होंने। क्या ये रेप्लिका है शहजाद अकबर साहब? साहब देखिए, रेप्लिका तो इस हद तक जरूर है कि दोनों में मुल्ज़िम सेम है और तरीका वारदात तकरीबन सेम है, लेकिन दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन डिफरेंट है और जो इसके अंदर पैसा है वो भी डिफरेंट है। जो नैब के अंदर उनका रेफरेंस है वो उनका एसेट बियॉन्ड मींस का रेफरेंस है कि शहबाज शरीफ और उनके खानदान के असासों में जब वो वज़ीर आला पंजाब बनते हैं और 10 साल के तसलसल से वज़ीर आला पंजाब रहते हैं, तो तकरीबन 7 अरब रुपए का उनके असासों में इजाफा हुआ है, जिसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीटीसी की दी है, फॉरेन रेमिटेंसेस की दी है। और ये जो नैब का रेफरेंस है उसके अंदर उसके बाकायदा दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि वो तमाम की तमाम जो रेमिटेंसेस दिखाई गई हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस दिखाई गई हैं, वो फोर्जरी के ऊपर मबनी है। यानी कि जिन लोगों की तरफ से वो पैसा भेजा हुआ दिखाया गया है, इनके असासों में इजाफे का बाइस बना है। वो लोग तो इतने काबिल ही नहीं थे कि वो पैसे भेज सके, बल्कि उसमें बहुत सारे लोग थे, जिसका मंसूर पापड़ वाला है जी, वो बिन दादर खान में पापड़ बेचता है और उससे पहले वो कहीं 1000-1200 रुपए के ऊपर मुलाजमत करता था और वो इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेज रहा है कागजात के ऊपर। तो वो उनके तो बड़े सिंपल सा वो केस है। सही है शहजाद साहब, उसमें और इसमें कुछ को एक्यूज भी सेम है, जैसे सीएफओ उस्मान है या कुछ कैश बॉयज हैं, शोएब कमर का नाम उसमें भी है, इसमें भी है, मसूद अनवर का नाम उसमें भी है, इसमें भी है, मलिक मकसूद का नाम है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि फिर उसी केस में ये ज़िमनी रेफरेंस क्यों नहीं दायर कर दिया गया, उसी को एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? कमोबेश उसी तरह की चीजें हैं, ये अलग से एक केस क्यों चल रहा है? अगर आप मुझे थोड़ा मौका दें तो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब हम आ जाते हैं FIA के केस के जी। पहली बात यह है कि FIA का जो केस है, ये शुगर की जो कमीशन की इंक्वायरी थी उसके अंदर से ये तहकीकात में से ये चीजें सामने मंजर आम पे आई। जब शुगर कमीशन ने तहकीकात की तो जो रमजान शुगर मिल और अरबिया शुगर मिल है, इनके मुलाजमीन के नाम के ऊपर कुछ अकाउंट्स नजर आए जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन थी। जब उन ट्रांजैक्शन को देखा गया और FIA चूंकि प्राइमरीली डोमेन है FIA का जो मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उसमें जब देखा गया तो ये बात वाज़ेह हुई कि तकरीबन 14 से ज़ायद निचली सतह के मुलाजिमीन के नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट बनाए गए, जिसमें 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और ये वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसका तमाम पर फायदा शरीफ खानदान में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने उठाया। क्योंकि इनके कैश बॉय सेम थे इसलिए, और जो लोग इन अकाउंट्स को ऑपरेट करते थे जैसे इनका CFO है वो सेम लोग हैं, इसलिए दोनों रेफरेंसेस में वो नजर आते हैं। लेकिन ये दोनों अलग नोयत के केस हैं। मुल्ज़िम देखिए, मिसाल के तौर पे अगर एक फ्रॉड करने वाला शख्स है या कोई बैंक डकैती करता है, तो वो अगर 10 शहरों में 10 बैंक डकैतियां करेगा तो उसके ऊपर 10 शहरों में 10 मुख्तलिफ मुकदमात होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह उसके तमाम मुकदमात चले। इसी तरह से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इनके ऊपर जो नैब के पास केसेस हैं उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, उनका कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है, और जो FIA के हैं ये कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सही है। इन दोनों में जो मुमासलत है वो सिर्फ तरीका वारदात की है और मुल्ज़मान की है। सही है। अगर शहजाद अकबर साहब इसमें दो तीन जो प्राइम एक्यूज्ड हैं, शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान को निकाल कर बाकी लोगों को देखें, या चलें आप जिन्होंने जाली कंपनीज बनाई हैं, बेनामी दार हैं, मलिक मकसूद वगैरह हैं, निसार गिल हैं, चलें वो भी एक अलग बात है। लेकिन इसमें कई कैश बॉयज को भी को एक्यूज बनाया जाता है, उस केस में भी इसमें भी। अब उनका मौक़िफ़ ये होता है कि हम 17-18 हज़ार रुपए के मुलाजिम हैं, हमें कहा जाता है वहाँ से पैसे ले आएँ, हम वहाँ से पैसे ले आते हैं, फलां जगह जमा कराएं, वहाँ जमा कराते हैं, हमारा तो इतना सा काम है। हम तो ये जानते हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं, एक कंपनी के पैसे इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो हमें किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? क्या ये आर्गूमेंट उनका बाय किया जा सकता है?
देखिए, ये इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर तो फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन जहां तक के ये जो ना सिर्फ के जो कैश पॉइंट है, बल्कि जो जिन लोगों के नामों पे अकाउंट खोले गए हैं वो भी प्रेशर के अंदर उनके नामों पे अकाउंट खोले गए थे, क्योंकि शरीफ खानदान का जो ये शरीफ ग्रुप है, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब वाला, इसके अंदर तो ये एक लाजुम सी बात थी कि अगर एक बंदा 20,000 25,000 पे मुलाजिम था और अगर वो इनकारी होता था अपने अपने आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने की इजाजत देने से, तो उसे नौकरी से निकालने का दिया जाता था। तो इसके तहत वो अकाउंट भी खोल लेते थे। लेकिन कानून की नजर में ये डिफेंस नहीं है कि आप, अब मिसाल के तौर पे हम मसरूर अनवर को ले लेते हैं। मसरूर अनवर ये प्ली नहीं ले सकता जी कि मैं जानता बूझता नहीं था, तो मसरूर अनवर के अपने नाम के ऊपर भी अकाउंट खुला हुआ है और उसके बाद वो, अब देखिए, मसरूर, मैं एक इदारे में मुलाजमत करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथ मुलाजमत करने वाला 20,000 का मुलाजिम है, मैं उसके अकाउंट से कैश निकालता हूँ, जबकि उसके अकाउंट के अंदर से मैं करोड़ों रुपए कैश निकालता हूँ जी, और जाके एक खानदान के कैश में जमा करा देता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे इल्म में नहीं है कि मैं तो सिर्फ जमा कराता था। तो ये जरूर है कि उनको वो सजा नहीं मिलेगी जो बड़े मुल्कों को मिलेगी, लेकिन उनको अपने किरदार की हद तक तो सजा मिलेगी। हाँ, सही है। चलें, बहरहाल वो तो हम अदालत में भी देखते हैं कि जो प्राइम एक्यूज्ड हैं उनको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाता है, और ये जिनको आप कह रहे हैं कि इनका कसूर कम है, इनको हथकड़ियाँ लगाकर लाया जाता रहा है। ये खैर ये पुलिस की सवाबदीद है, शायद यही कहा जा सकता है। मुझे सर एक और चीज़ बताइए, मेरे हाथ में जो ये जो हैं गवाहान की फहरिस्त है, इसमें 64 लोग तो सिर्फ वो हैं जो बेनामीदारों के साथ ट्रांजैक्शंस करते रहे। अब मुझे एक तो ये बता दीजिए सर कि क्या ये लोग 64 लोग और इसके अलावा भी हैं, क्या ये इनके नाम और अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं, इनको पता नहीं है, या ये लोग इसमें शामिल रहे हैं क्योंकि इनको गवाहान में शामिल किया गया है? देखिए, वो जो लोग हैं वो तो गवाहान में इसमें शामिल किए गए 64 के करीब लगभग, क्योंकि उनके जो चेक्स थे वो इस्तेमाल हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे इल्म में नहीं है, जो ज्यादातर लोग हैं, कि ये पैसे कैसे शरीफ खानदान के अकाउंट में चले गए जी। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक पेटेंट किस्म का एक फार्मूला है, जहाँ पे फ्लाइंग चेक जो है वो जमा कराए जाते हैं अकाउंट में ट्रांजेक्शन को हलाल दिखाने के लिए, और उसको उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि शुरू में शरीफ खान की तरफ ये अपनी थी कि ये शुगर के कारोबार से वाबस्ता लोगों की ट्रांजेक्शन है, लेकिन जब FIA ने तहकीक की, ये जो जितने लोग हैं इनका शुगर के कारोबार से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता था। कोई इसके अंदर ठेकेदार है, कोई किराने वाला है, कोई जी हाँ। एक चीज मुझे शहजाद साहब ये बताइए कि इसमें 100 के करीब गवाहान है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखते हैं उसमें 110 गवाहान, और 2.5-3 साल में सिर्फ 10 की जरा हुई थी, और अब नुसरत शहबाज जब उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है तो इसके बाद वो दोबारा से उन 10 की भी दोबारा होगी। मेरा सवाल ये है कि क्या 100 गवाहान को शामिल करना फहरिस्त में ये ताखीर की, ट्रायल में ताखीर की एक बहुत बड़ी वजह नहीं है? इसमें आप नहीं समझते कि 10-15 जो सही गवाहान हैं वो होने चाहिए? इतने लंबे लंबे जब गवाहान भर दिए जाते हैं फिर ये आते नहीं हैं, जब आते हैं तो फिर कुछ वकील छुट्टी पर होता है। हम देखते हैं 2.5 साल में, 3 साल में 10 गवाह हुए सारे। देखिए असद साहब, हम सब की ख्वाहिश है कि ये मुकदमात जल्द से जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे, लेकिन हमारे कानून की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें कानून शहादत की रिक्वायरमेंट ये है कि हर जो, देखिए, एक जब क्राइम को आप कोई फाका खींचते हैं तो उसके अंदर मौजूद तमाम अवामिल आपको अदालत के सामने रखने पड़ते हैं। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, इसी तरह से गवाहों के अंदर पिक एंड चूज नहीं कर सकते। ये जरूर है कि प्रोसिक्यूशन अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, और जब ये समझती है कि मिसाल के तौर पे अगर 50 गवाहों ने या 10 गवाहों ने आके एक जैसा ही बयान देना है, तो वो लिस्ट जरूर करते हैं 10 गवाहों को या 50 गवाहों को, लेकिन उनमें से एक खास नंबर गवाह को पूरी तरह से पेश करने के बाद बाकी गवाहान को गिव अप किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक होती है। सही है। वो ट्रायल के अंदर जब प्रोसिक्यूशन, आप ऐसे क्या समझते हैं कि ताखीर, जो ट्रायल में ताखीर है उस या केस के मंतकी अंजाम तक पहुंचने की सबसे बड़ी रुकावट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में? देखिए, सबसे बड़ी रुकावट तो मैं समझता हूँ इसके अंदर जो मुल्ज़मान है वो सबसे बड़ी रुकावट डालते हैं। वो तो डालेंगे सर, रुकावट डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, अदालती निज़ाम है,
उसके अंदर जो जनरल डिलेज है वो भी उसकी कॉज बनती है। आप ये अब हम अगर इन केसेस से हटकर बाकी केसेस के अंदर भी देखिए जी, तो बहुत सारे जो मुकदमात हैं सारे मुझे नहीं नजर आता कोई तो इसकी जिम्मेदार किस हद तक हुकूमत भी है सर, जिसने जुडिशियल रिफॉर्म्स लानी होती हैं? ये मामला साहब जुडिशियल रिफॉर्म से ज्यादा जो है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि जब स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं, अदालत, देखिए हुकूमत ने क्या रिफॉर्म कर दी है, हुकूमत ये रिफॉर्म करेगी, कानून बनाएगी या अदालतें ज्यादा कर देगी। तो कानून के अंदर तो आगे लिखा हुआ है डे टू डे ट्रायल है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर अदालतें डे टू डे ट्रायल क्यों नहीं करती? और जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके पास कॉस्ट लिस्ट भी कम होती है। अगर आप एक जनरल अदालत में चले जाए वहाँ पे एक बड़ा लंबा सिलसिला होता है, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स तो बनाई इसीलिए जाती है कि वो सिर्फ एक नौयत के केसेस करेंगी। तो उन नौयत की केसेस के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि जो अदालती एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम है सही है, उसके अंदर हुकूमत 10 मिनट की समाअत और काम खत्म। जी सही है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे शहजाद साहब ये बताइए कि हमजा शहबाज ने अभी एक बरियत की दरख्वास्त दायर की है रमज़ान शुगर मिल में, जो उनका गंदे नाले वाला रेफरेंस चल रहा है। उसमें वो कहते हैं कि जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसके मुताबिक अगर कोई ऐसा फैसला हुआ है जिसकी काबीना से मंजूरी ली गई है, पार्लियामेंट ने, असेंबली ने पास किया है, बजट में वो शामिल किया गया है, तरक्याती फंड का वो हिस्सा बना है, तो उसको वो नैब नहीं पूछ सकती और नैब के दायरे इख्तियार में वो नहीं आता। तो नए नैब ऑर्डिनेंस आप अभी भी समझते हैं कि सही डॉक्यूमेंट है और इसकी ये जो शिकें हैं, क्योंकि इससे जरदारी साहब भी बरियत की दरख्वास्त डाल चुके हैं, अब शाह हमजा ने भी डाल दी है। ये दो चीजें हैं। हम कानून जब बनाया जाता है तो वो शख्सियात से बाहर का होता है। कानून में अमेंडमेंट लाने की जो वजह थी वो ये थी कि ऐसे तमाम केसेस जहाँ पे सिर्फ मिस यूज ऑफ पावर या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को किसी भी अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर नुकसान होने से हम अखज़ कर लें, वो मुनासिब बात नहीं है कि उसके ऊपर लोगों को, उसमें तो फिर आपकी फैसला साजी का वो तमाम अमल जाएगा। लेकिन देखिए कानून में जो आई है, तरमीम आई है, वो ये कहती है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर आप तब क्वेश्चन कर सकते हैं जब आप उसका कोई बेनिफिट भी जिसने मिस यूज किया है उसको दिखाएंगे। अब मिसाल के तौर पर रमजान शुगर मिल का नाले वाला केस उठा के देख लीजिए, वहाँ पे बेशक वो कहते हैं कि हमने बाद में इसको कैबिनेट से भी अप्रूव करवाया, लेकिन इसमें बेनिफिट भी है। बेनिफिट जो है वो सिर्फ लेकिन वो कहते हैं ये सरकार की पॉलिसी प्रॉपर्टी है, हमारी मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये तो उन्होंने दरखास्त में लिखा है। नाला सरकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी जो है, देखिए एक नाला बनता है सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मिल को फायदा पहुंचाने के लिए। शुगर मिल का मालिक कौन है? चीफ मिनिस्टर है। फैसला कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। ये केस को अब अदालत में दरखास्त दी है तो अदालत ने इसके ऊपर फैसला करना है। राइट सर। शहजाद साहब, दो सवाल जल्दी में आपसे, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। एक तो अगला सवाल जो है वो मैं नहीं आपसे पूछना चाहता, शहबाज शरीफ साहब पूछना चाहता हूँ। मैं आपको सुनवाता हूँ वो क्या आपसे चाहते हैं, जरा ये सुन लीजिए फिर उसका जवाब दीजिएगा। ये हुकूमत, इन्होंने लोन कमीशन बनाया था रात के 12 बजे, एज इफ के खुदा ना खास्ता कोई जंग का समा बन गया, जिसमें फेडरल एजेंसीज भी उसमें शामिल की गई, मगर आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अखबार में नवाज शरीफ की लीडरशिप में एक ढेले की उन लोन्स में कहीं फजिंग या वहां पर करप्शन को नहीं मिली। अगर मिलती तो रात के 12 बजे फिर कौम को दोबारा उठा के बताते। वो अपना बिल्कुल वो बस्ते बंद पड़े हैं। क्या हुआ सर इस लोन कमीशन का? देखिए ये जो मैं तो इनको अक्सर मजाक में चाचू भी कह देता हूँ, चाचू शहबाज ड्रामाबाजी के बड़े माहिर थे। रात के अंधेरे में कौन सा कमीशन बना था? एक कमीशन चले दिन में बना था सर। फिर भी उसने क्या किया? उसकी इनिशियल रिपोर्ट्स भी आई हैं और उन रिपोर्ट्स के ऊपर मजीद कुछ क्लैरिफिकेशन जो सवालात के साथ उनको भेजा गया है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मेरे अखबार में डेले की करप्शन की साबिती, इनको कन्विंस करना हमारा काम नहीं है। इनके भाई साहब कन्विक्ट हो चुके हैं अदालत। चलें सर, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये ट्रायल कंक्लूड होना है तब तक शायद आपकी हुकूमत ना रहे, या 2023 क्रॉस कर चुका हो, उसके बाद पता नहीं किसकी हुकूमत आती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये तारड़ साहब आपको वार्न कर रहे हैं, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। आपके लिए एक पैगाम दिया, जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। शहजाद अकबर जैसे वो लोग जो कि दे लाई थ्रू द टीथ, उनको पता भी होता है जो वो कह रहे हैं गलत है, आज तक नहीं पता प्रोसीड ऑफ क्राइम के, आज तक नहीं पता कि किस जुर्म की वजह से ये मुकदमात कायम है। शहजाद अकबर साहब आपको भागने तो नहीं देंगे, केसेस आप पे हम बनाएंगे और आपका नाम ईसीएल में भी डालेंगे। तो इसके लिए आपको इसी हुकूमत के अंदर भागना होगा सर, वरना आपको भागने नहीं दिया जाएगा। असद साहब देखिए,
ये मैं इनकी अकल पे हैरान होता हूँ। मैं आज से पहले भी 45 साल से पाकिस्तान में रह रहा हूँ और आगे जितनी इंशाल्लाह जिंदगी होगी पाकिस्तान में रहूंगा। ये बड़ी पुरानी इनकी तरीका वारदात है। और ये जो तारिक साहब है, ये तो कोई बदमाश सिफत इंसान है। अगर आप हर इलेक्शन के अंदर देख लें तो अल्लाह के फजल से उनके ऊपर FIR कटी हुई है। अभी खाने वाले इलेक्शन के ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर FIR कटवाई, क्योंकि उनके दफ्तर के ऊपर कुछ गुंडे लेके इन्होंने हमला किया। मैं यहाँ मौजूद हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटी लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। OIC का वज़ीर खारजा का बड़ा ही अहम इजलास हो रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। OIC वज़ीर खारजा का 17वां इजलास कल इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है कल से, और इसमें 400 से ज़्यादा मंदूबीन ने खुद को रजिस्टर कराया है। ज़ाहिर है ये इजलास अफगानिस्तान की जो बदतरीन इकनॉमिक सिचुएशन है उसके हवाले से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें कोई मेजर डेवलपमेंट, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्या ये ममालिक कोई हल निकाल सकते हैं बैठ के? इसको अमेरिका किस नज़र से देख रहा है? इसमें इस्लामी ममालिक के अलावा कौन कौन से ममालिक शरीक हुए हैं और उसकी क्या अहमियत है? तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सीनियर तज्ज़ाकार भी हैं, कमेंटेटर हैं, एक तरह से इस सारी सिचुएशन पर गहरी नज़र रखते हैं। और अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर मुमलिकत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एजाज चौधरी साहब, आप क्या अहमियत देखते हैं इस इजलास की, और क्या आप किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को कर रहे हैं कि कुछ किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, कोई हिकमत अमली बना सकेंगे अफगानिस्तान के हवाले से? जी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अहमियत है इस इजलास की। पहली बात तो ये है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी, एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी नज़र आ रहा था, और अब तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया। अब ऐसे में हम कभी कहते हैं कि अमेरिका किरदार अदा करे, यूरोप करे, खित्ते के तमाम ममालिक करें, तो ऐसे में ये बिल्कुल ज़रूरी था कि मुसलमान दुनिया भी अपना हिस्सा उसमें डाले और बढ़ चढ़ कर आए। और इसमें सऊदी अरेबिया ने अच्छा किया कि उन्होंने ये तजवीज़ दी, और पाकिस्तान को शाबाश है कि पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। अब क्या इसकी अहमियत है? मेरे ख्याल में अहमियत यह है इसकी कि दुनिया की तवज्जो इस तरफ जा रही है कि ये एक ऐसा क्राइसिस है। आप सियासत को छोड़ दें, आप तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं, तालिबान आगे अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं, आम अफगान जो 38 मिलियन है, 3 करोड़ 80 लाख अफगान हैं, वो भूख से, सर्दी से, बहुत बड़े बड़े मसाइल से का शिकार हैं। UNDP कहता है कि 97% सतह गुर्बत से नीचे गिर गए। अब ऐसे में कोई रास्ता तो निकालना होगा। असल मसला ये है कि वहां पे हैं सैंक्शंस की वजह से कोई बैंक काम नहीं कर रहा। बैंक जो है वो सारे डरते हैं। अब अमेरिका ने फंड्स रोक दिए हैं, तो उसके बाद से बैंक और भी ज्यादा मोहतात हो गए। बैनुल अक़वामी तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वगैरह, वो तक अपने पैसे जो है वो हवाला से मंगवा रही हैं। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ऐसे में ये इजलास जो है वो इसलिए अहम है, इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक तो मैंने सुना है कि ट्रस्ट फंड की बात हो रही है जी। मैंने सुना है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना चाह रहे हैं, ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि ये जितने अमीर मुल्क हैं OIC के, और उनमें से खासे सरवतमंद मुल्क हैं, वो अगर पैसे दें तो उन तक पहुंचाए कैसे जाए जी। तो ये इनको सर जोड़ना पड़ेगा कि इस ट्रस्ट फंड को फिर आगे ऑपरेट कैसे किया। मगर इस सारे सूरत हाल को अगर जहां पर अमेरिका की एक पॉलिसी है और ये ममालिक या इनमें से कुछ ममालिक कुछ दूसरी तरह से सोच रहे हैं, तो ये कल का जो इजलास होने जा रहा है इसको अमेरिका किस नजर से देख रहा होगा एजाज साहब? मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेसमैन इतने सारे हैं, उन्होंने खत लिखे हैं 27 या कितने। इसके अलावा बहुत सारे थॉट लीडर्स हैं, बड़े बड़े नामी नाम हैं, जिन लोगों ने अटलांटिक काउंसिल में मुश्तरका एक मकाला छापा है। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही जरूरी होता जा रहा है अमेरिका को इस बात। अब मैंने सुना है कि कुछ थोड़ी सी उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की राहें खोली हैं, कुछ वर्ल्ड बैंक को भी इजाजत दी है, पर ये काफी नहीं होगा। जो सबसे अहम मसला है अब्दुल्ला साहब मेरे ख्याल में वो ये है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की जो सैंक्शंस है रिजीम 12 उससे एग्जेम्पशन का रास्ता ये मुसलमान मुल्क जो है ना वो डिमांड करें, ताकि सारे P5 वहां पे बैठे एक सैंक्शन निकाले, और एक सैंक्शंस की एक एग्जेम्पशन अगर मिल जाए
तो ये सारे बैंक काम करना शुरू हो जाएंगे एकदम से। आप देखेंगे, देखिए प्लेजेस तो पहले से डिपॉजिटरी हो चुकी है, $1.7 बिलियन की प्लेजेस हो चुकी हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। पैसा पहुंचेगा कैसे? तो ज्यादा जोर मेरे ख्याल में इस बात बिल्कुल सही है। और सर अगर ये ना हुआ तो शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे हैं कि इकोनॉमिक माइग्रेंट्स की एक बहुत बड़ी एक यलगार होगी यूरोपियन कंट्रीज पर और अमेरिका पर और दूसरे ममालिक पर। तो ये सिर्फ जो बहरान है ये इस खत्ते तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कैसे वार्न किया है दुनिया को, जरा ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान ये बावर कराना चाहता था दुनिया को कि इकोनॉमिक कलैप्स जो अफगानिस्तान का है वो पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा। सिर्फ अफगानिस्तान के पड़ोसी मुतासिर नहीं होंगे, पूरा यूरोप इससे मुतासिर हो सकता है, क्योंकि अब वहां से इनखला हुआ तो वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स का इनखला होगा और वो अपनी भूख की वजह से मुफलिसी जो है वो उन्हें मजबूर करेगी नकल मकान। जनक यूम साहब, हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को किस नज़र से देखते हैं आप? ये खत्ते की जो सूरत हाल है इसको बेहतर करने के लिए, इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या आपके ख्याल में काबिल तारीफ हैं ये इकदाम जो हुकूमत पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रही है? या देखिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बुनियादी तौर पे सऊदी अरेबिया का, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है ये काबिल तारीफ है। पाकिस्तान की हुकूमत का ये स्टेप जो है ये बड़ा अच्छा है, बिकॉज इसलिए कि हम अफेक्टेड हैं और अफगानिस्तान जो एक लैंड लॉक्ड है वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, और उसकी खुशहाली से पाकिस्तान के अंदर अमन आता है और उसकी बदहाली से पाकिस्तान के अंदर जो है टर्माइल क्रिएट होता है। फिर रिफ्यूजीज का इशू है। देखिए, मगरबी एक मुफक्कर ने ये कहा था कि पीस इज नॉट एब्सेंस ऑफ वार बट इट इज प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। दैट मीन्स कि उनका कहने का मतलब ये है कि जंगें अगर ना भी लगी हो तो दुनिया में अमन नहीं आएगा अगर इंसाफ नहीं होगा। तो मकसद ये है कि अभी बैनुल अक़वामी दुनिया में इंसाफ कहाँ है? आप देखें कि अमेरिका यहां से उनके साथ मुआहिदा करके निकला है और जाके उनके फंड्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए हैं 9-9.5 अरब डॉलर। तो आप क्या करना चाहते हैं? फिर अभी रिकग्निशन के ऊपर भी उन्होंने पांव रखा हुआ है। भाई, इनको अगर आपने एक रियलाइज किया है कि आपने गलती की है तो आपको फौरी तौर के ऊपर एक तो इनको रिकग्नाइज करना चाहिए, लोगों की इनकी मदद आनी चाहिए, इनके ऊपर सैंक्शंस हटाएं ताकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी न बनने पाए। आप ये देखें कि ये खत्ते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं तो वो अमेरिका तमाशा देख रहा है। दे मस्ट रियलाइज के बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये जो दुनिया का अमन है वो भी मुतासर होगा। जब कंट्रीज बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाती हैं और पूछने वाला कोई नहीं होता। आपने देखा कि इससे पहले ये आईसिस और अल कायदा और ये पनपती रही है, बिकॉज दुनिया के अंदर इंसाफ नाम की चीज नहीं है। इन तंजीमों के एक्शंस तो काबिल मुज़म्मत हैं, लेकिन दी पॉइंट इज कि अगर दुनिया में अमन कायम करना है तो फिर आपको बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इंसाफ करना होगा। यूनाइटेड नेशन को भी आगे बढ़ के आना है। इंटरनेशनल जो ये मॉनिटरी इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं। ये एक अच्छी बात है कि जो इनवाइटीज हैं उसमें ना सिर्फ मुसलमान दुनिया है बल्कि रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, रशिया और ये जो बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे हैं उनके लोग हैं, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इस तरह यूरोपियन यूनियन, P5 कंट्री, इन सबको इनवाइट किया गया है। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आज उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो गुफ्तगू थी वो भी वो ठीक थी। तो आई थिंक कि ये अगर ये चाहते हैं कि अमन आए दुनिया में तो मेरे ख्याल है इनको इंसाफ करना होगा। पहले इन्होंने नाइंसाफी की, राइट सर, मुसलमान मुल्कों पे बिल्कुल ठीक है। एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है, एक तो अमेरिकी सेनेट ने एक बिल मंजूर किया है, अभी बिल्कुल ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। एक कमीशन कायम करने का बिल मंजूर हुआ है जो कि अफगान जंग की तहकीकात करेगा। क्या हुआ, क्यों हारे, इस यहां तक कैसे पहुंचे, मुकम्मल 3 साल का वक्त उसको दिया गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या? और दूसरा ये जो मैंने पहले सवाल उठाया कि तो OIC जो है ये अमेरिका और बड़ी ताकतों जिनके अपने अपने मुफादात हैं उनकी मुखालफत में जाकर, उनके साथ इन ममालिक के, इस्लामी ममालिक के भी अपने मुफादात हैं, उनकी मुखालफत में जाकर किस हद तक अफगानिस्तान और इसकी सिचुएशन को सपोर्ट कर सकता है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बात दोहरा के कही है, कल के इंटरव्यू में भी कही है, कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक तकरीब में भी कही है, उससे पहले भी कह चुके हैं कि मसला अफगानिस्तान में इंसानों का है और करोड़ों इंसान इस वक्त ज़िंदगी मौत की कश्मकश में जा सकते हैं भूख की वजह से, सर्दी की वजह से, अगर उनको इमदाद नहीं पहुंचती तो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इससे पहले OIC से भी शिकवा कर चुके हैं कश्मीर के पर्सपेक्टिव में, यूनाइटेड नेशन से भी शिकवा कर चुके हैं। आपके ख्याल में वो OIC जिसने कश्मीर के हवाले से कभी बात नहीं की, वो अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका की मुखालफत मोल लेकर किस हद तक जा सकते हैं? जनरल कयूम साहब, आप कैसे जवाब देंगे इस बात का? देखिए, मसला आप बिल्कुल, आपका साथ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल यही ऑब्जर्वेशन है कि अभी अफगानिस्तान में भी आए हैं तो आके या तो इनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को मजबूत करते, वो इनको हाई एंड ड्राई छोड़ के गए हैं और ये बिल्कुल एड बेस्ड जो थी आर्टिफिशियल इकोनॉमी थी अफगानिस्तान की, कि वो निकलते गए हैं तो वो उस बैलून से जो है वो बस्ट हो गया है और वहां कुछ भी नहीं है। और जब आप बाहर निकल के गए हैं तो आपको पता है ये गरीब लैंडलॉक कंट्री है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। आप यूनाइटेड नेशन की बात करें कि उनके ऑब्जेक्टिव्स में है कि आप ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इससे बड़ा ह्यूमन राइट क्या हो सकता है कि आपका सर्वाइवल एट स्टेक है। आप ये देखें कि इस वक्त भी 22.8 मिलियन लोग फूड शॉर्टेज का शिकार हैं और इसके अलावा आप ये देखें कि तकरीबन 32 लाख बच्चे जो हैं वो मेल नरिशमेंट के हैं और इंटरनेशनल एड ड्राई अप हुई है और इसके बाद उनके पास अभी कुछ भी नहीं रहा। तो मकसद ये है कि आपने 20 सालों में क्या किया है, तो उस लिहाज से इस कॉन्फ्रेंस के मकासद तो बड़े पाकीज़ा हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो पोटेंट किस्म के मुस्लिम ममालिक हैं, देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, ये इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, इनको मिलकर ये आवाज बुलंद करनी चाहिए और यूएनओ में भी बुलंद करनी चाहिए। सवाल एजाज साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके ख्याल में जाहिर है इन ममालिक के अपने भी मुफादात हैं बड़ी ताकतों के साथ, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, ये किस हद तक OIC में शामिल जो ममालिक हैं वो अमेरिका की मुखालिफत मोल लेकर अफगानिस्तान के हक में कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त तो इन तमाम ममालिक की ख्वाहिश ये है कि अमेरिका भी किसी तरीके से एंगेज हो। और जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि जो अमेरिका में भी पब्लिक ओपिनियन कुछ हमवार हो रहा है कि कल को अगर यहाँ से लाशें उठेंगी और इतने लोग मारे जाएंगे तो ये क्या अमेरिका के और दुनिया के ज़मीर पर ये एक बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा? फिर जिस तरह वजीर खारजा ने कहा कि यहाँ से जो लहर उठेगी रिफ्यूजीज की और भागने वालों की और माइग्रेंट्स की, तो क्या दुनिया मुतासर नहीं होगी? और यहाँ पे अगर खाना जंगी और मामलात बिगड़ जाते हैं और दहशतगर्द तंजीमें आके दहशतगर्दी करती हैं दुनिया भर में, तो क्या दुनिया मुतासर नहीं होगी? तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा केस है जो अमेरिका के साथ बनाया जा सकता है और मुझे यकीन है कि ये अपना असर और रसूल अमेरिका के साथ इस्तेमाल करते हुए उनको भी कहेंगे कि आप हमारे साथ इसमें शरीक हो। मेरा ख्याल में ये मामला उस तरफ चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।